आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है, मणिपुर का संकट। यह एक ऐसा अभूतपूर्व और जटिल संघर्ष है जो अब अपने तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। आज हम सिर्फ सतह पर दिखने वाली हिंसा की घटनाओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन ढांचागत और ऐतिहासिक कारणों का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे जिन्होंने इस राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि शांति बहाली की जो कोशिशें हो रही हैं उनका जमीनी सच क्या है। जी हाँ, पूरे 3 साल बीत चुके हैं। 3 मई 2023 को जो जातीय हिंसा पहली बार भड़की थी, उसने अब तक 260 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। राज्य का जो सामाजिक ताना बाना था, वो बुरी तरह बिखर गया है। और सबसे बड़ी बात, समुदायों के बीच एक ऐसी गहरी खाई बन गई है जिससे पाटना आज भी बेहद मुश्किल लग रहा है। ये 3 साल सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की दर्दनाक हकीकत है जो आज भी इस आग के बुझने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आखिर 3 साल बाद भी इसका कोई ठोस समाधान क्यों नहीं निकल पाया है। सोचिए, इन 3 सालों में राज्य ने बहुत कुछ देखा है। प्रशासन बदला, पूरे 1 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा और नई सरकारें भी बनी। फिर भी स्थायी शांति बहुत दूर नजर आती है। इसलिए आज ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी फॉल्ट लाइंस या ढांचागत दरारें हैं जो इस तनाव को लगातार हवा दे रही हैं। आज हम इस पूरे मुद्दे को कुछ अहम पहलुओं के जरिए समझेंगे। मौजूदा संकट की हकीकत, जमीन और पहचान की लड़ाई, गोल्डन ट्रायंगल का वो ड्रग्स वाला एंगल, बढ़ता सैन्यकरण और अंत में शांति पहलों की वर्तमान स्थिति। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी बात से, जमीनी हकीकत। आखिर आज वहां हालात हैं कैसे? देखिए, मौतों का आंकड़ा तो अपनी जगह है, लेकिन जरा सोचिए, 60,000 से ज्यादा लोग आज अपने ही राज्य में विस्थापित हैं। इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च की एक रिपोर्ट इस दर्दनाक सच्चाई को सामने लाती है कि कैसे ये लोग आज भी खस्ताहाल राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। बुनियादी ढांचा, उचित स्वास्थ्य देखभाल और साफ सफाई, इन सब की भारी कमी है। इतने लंबे समय तक हजारों लोगों का इन हालात में रहना किसी बहुत बड़ी मानवीय आपदा से कम नहीं है, जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों तक रहेगा। अब समझने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी विस्थापित हुई कैसे। इसके पीछे जो जमीन और पहचान का भूगोल है, उसे समझना बहुत जरूरी है। इस पूरे तनाव की जड़ें वहां के भूगोल और डेमोग्राफिक्स में फंसी हुई हैं। मणिपुर का नक्शा ही कुछ ऐसा है। एक तरफ घनी आबादी वाली घाटी है जहां बहुसंख्यक मैती समुदाय रहता है। उनका मानना है कि संसाधनों की कमी के बीच अपनी संस्कृति और जमीन को बचाने के लिए उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जे की सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ियों में रहने वाले कुकी-ज़ो समुदाय हैं। वह इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका डर ये है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय को एसटी दर्जा मिल गया तो वो पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकेंगे, जिससे जनजातीय समुदायों की अपनी जमीन छिन जाएगी। ये वो जमीन और पहचान की बुनियादी लड़ाई है जिसने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। और इसी अविश्वास के बीच अप्रैल 2023 में हाई कोर्ट का एक आदेश आता है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर विचार करे। इसे आप उस चिंगारी की तरह देख सकते हैं जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी। इस आदेश के तुरंत बाद पहाड़ियों में तीखे विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और 3 मई आते आते ये प्रदर्शन पूरे राज्य में अनियंत्रित हिंसक झड़पों में बदल गए। लेकिन रुकिए, मामला सिर्फ जमीन या डेमोग्राफिक्स का नहीं है। इस आग में घी डालने का काम किया है जियोपॉलिटिक्स और इलीगल इकोनॉमी ने। मणिपुर की म्यांमार के साथ 398 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है और दुनिया में अफीम उत्पादन के सबसे बड़े केंद्र गोल्डन ट्रायंगल से इसकी नज़दीकी ने यहाँ एक बहुत बड़ी ड्रग इकोनॉमी खड़ी कर दी है। पहाड़ी इलाकों में अफीम की खेती तेजी से फैली है और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसी नार्को फंडिंग का इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए किया जाता है। इसके अलावा 2021 में म्यांमार में हुए तख्ता पलट के बाद जो शरणार्थी सीमा पार कर आए, उसने वहां के हालातों को और भी अस्थिर कर दिया। अब वो होता क्या है कि ड्रग्स के खिलाफ युद्ध और अवैध घुसपैठ के नाम पर जो अभियान चले, उनका भारी राजनीतिकरण हुआ। स्वतंत्र पर्यवेक्षकों का साफ मानना है कि तत्कालीन नेतृत्व ने इन अभियानों को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। आरोप है कि इसके तहत मुख्य रूप से विशिष्ट जनजातीय समुदायों और उनके इलाकों को ही निशाना बनाया गया।
इस चयनात्मक कार्रवाई ने कुकी-ज़ो समुदायों में ये डर बैठा दिया कि राज्य की मशीनरी जानबूझकर उन्हें हाशिए पर धकेल रही है। और यहीं से राजनीतिक तनाव एक खतरनाक सैन्यीकरण में बदल गया। आइए देखते हैं कैसे। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 6000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। कानून व्यवस्था किस कदर विफल हुई थी, इसका सबसे बड़ा सबूत यही है। बेकाबू भीड़ ने पुलिस शस्त्रागारों से करीब 6000 अत्याधुनिक हथियार और 6 लाख राउंड से ज्यादा गोलियां लूट लीं। आम नागरिक और स्थानीय रक्षा समितियां रातों रात हथियारों से लैस्ड मिलिशिया में बदल गईं। इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों का जनता के हाथ में जाना ही वो कारण था जिसने एक जातीय तनाव को गृह युद्ध जैसी स्थिति में धकेल दिया। जब दोनों तरफ भारी हथियार आ गए तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को मजबूरन बीच में बफर जोन बनाने पड़े। लेकिन इस संकट की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? ये अस्थायी बफर जोन अब स्थायी अघोषित सीमाओं यानी डे फैक्टो बॉर्डर्स में बदल चुके हैं। आज मणिपुर का भूगोल बिल्कुल कट चुका है। एक समुदाय का व्यक्ति सुरक्षित रूप से दूसरे समुदाय के इलाके में कदम तक नहीं रख सकता। ये भौगोलिक विभाजन उस खाई का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। इस सब का सीधा और गहरा असर राज्य की राजनीति पर पड़ना ही था। प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगे और जनता का भरोसा टूट गया। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग इतनी तेज हुई कि 9 फरवरी 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। फिर पूरे 1 साल तक वहां राष्ट्रपति शासन रहा, जिसके बाद फरवरी 2026 में जाके नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन हो पाया। तो अब जब नई सरकार आ चुकी है, हमें ये देखना होगा कि शांति बहाली की कोशिशों का मौजूदा स्टेटस आखिर है क्या। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। हिंसा की जांच के लिए जो अजय लांबा पैनल बनाया गया था, वो अब तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की 4 अलग-अलग डेडलाइन मिस कर चुका है। अब उन्हें 20 मई 2026 तक का नया एक्सटेंशन दिया गया है। न्याय मिलने और जवाबदेही तय होने में जो ये अत्यधिक देरी हो रही है, वो समुदायों के बीच निराशा को और बढ़ा रही है और दिखाती है कि प्रशासनिक स्तर पर ये मामला कितना उलझा हुआ है। हालांकि हर तरफ अंधेरा नहीं है। मार्च 2026 में गुवाहाटी में कुछ ऐसा हुआ जिसने थोड़ी उम्मीद जगाई। नए मुख्यमंत्री और शीर्ष कुकी-ज़ो काउंसिल के बीच एक आइस ब्रेकिंग मीटिंग हुई। मई 2023 में जब से हिंसा शुरू हुई थी, उसके बाद से दोनों पक्षों के बीच स्थापित होने वाला ये पहला सीधा संवाद था। इसने इस ठंडी पड़ी शांति प्रक्रिया में फिर से बातचीत की एक छोटी सी खिड़की जरूर खोली है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी वास्तविक राजनीतिक समाधान अभी भी अटका हुआ है। क्यों? जरा इन बुनियादी मांगों को देखिए। कुकी-ज़ो गुट इस बात पर अड़े हैं कि उन्हें अलग केंद्र शासित प्रदेश चाहिए और उनके सशस्त्र गुटों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SOO) वार्ता तेज की जाए। दूसरी तरफ मैतेई गुटों की साफ मांग है कि राज्य की क्षेत्रीय अखंडता हर हाल में कायम रहे और सभी जनजातीय सशस्त्र गुटों को पूरी तरह निरस्त किया जाए। मांगों का ये सीधा टकराव बातचीत की मेज पर सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है। इस पूरी जटिल स्थिति को नए मुख्यमंत्री का ये बयान बहुत अच्छे से समेटता है कि शांति की पहली शर्त विश्वास है। नीति निर्माताओं का भी यही मानना है कि जब तक ये विशाल अविश्वास खत्म नहीं होता, कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। और सबसे बड़ी बात, जब तक वो 6000 अत्याधुनिक लूटे गए हथियार आम लोगों के घरों से वापस शस्त्रागारों में नहीं आ जाते, किसी भी शांति समझौते को जमीन पर उतारना लगभग नामुमकिन है। और इसी विचार के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आ गए हैं। 3 साल का एक लंबा वक्त बीत चुका है। जमीन और पहचान की गहरी दरारें और एक फैलती हुई ड्रग इकोनॉमी, इन सब ने मिलकर एक बेहद मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया है। जब विश्वास पूरी तरह चकनाचूर हो जाए, समाज हथियारों से लैस हो और लकीरें सिर्फ नक्शों पर ही नहीं बल्कि लोगों के दिमागों में मजबूती से खिंच जाएं, तो एक टूटे हुए समाज को फिर से कैसे जोड़ा जा सकता है? ये वो सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।